मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सीमा गौर, पोषण विशेषज्ञ, सेठ मुरलीधर मानसिंह का राजकीय कन्या महाविद्यालय भीलवाड़ा में मेरे अपने व्यक्तिगत यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। पिछले अध्ययन सत्रों में हमने आहार सर्वेक्षण की विविध विधियों के बारे में पढ़ा था। इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वे बिंदु हैं आहार सर्वेक्षण के दौरान होने वाली समस्याएं, सर्वेक्षण की समस्याओं के समाधान, आहार सर्वेक्षण की प्रक्रिया, आहार सर्वेक्षण हेतु प्रत्यादर्श का आकार, आहार सर्वेक्षण की अवधि, आहार सर्वेक्षण के दौरान ध्यान रखने योग्य बिंदु तथा आहार सर्वेक्षण का विश्लेषण एवं निष्कर्ष। आहार सर्वेक्षण के दौरान क्या क्या समस्याएं आती हैं? पहला, सर्वेक्षण का क्षेत्र गांव या शहर के बहुत अंदर या सामान्य पहुंच से दूर होना। दूसरा, सर्वेक्षण क्षेत्र का शोधकर्ता से अत्यधिक दूर होना। सर्वेक्षणकर्ता का प्रत्यादर्श या सामुदायिक सदस्यों से अच्छे संबंधों का अभाव होना। सर्वेक्षण की अवधि तथा समय का असुविधाजनक होना। आंकड़ों के संकलन एवं विश्लेषण हेतु प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं का अभाव होना। कैलकुलेटर्स, कंप्यूटर्स आदि के अभाव में आंकड़ों के विश्लेषण में देरी होना, जिससे कि अध्ययन के परिणाम एवं व्याख्यान में भी देरी होती है। सर्वेक्षण की समस्याओं के समाधान के लिए हम निम्न प्रयास कर सकते हैं। पहला, सर्वेक्षण के लिए चयनित क्षेत्र अध्ययनकर्ता की पहुंच में हो या क्षेत्र तक जाने के लिए आवागमन के पर्याप्त साधन जुटाए जाएं। दूसरा, चयनित क्षेत्र में संचार एवं संप्रेषण के लिए उपयुक्त सुविधाएं मुहैया कराई जाएं। तीसरा, शोधकर्ता के प्रत्यादर्श एवं समुदाय के मुखिया के साथ अच्छे संबंध स्थापित हो। सर्वेक्षण के विविध पहलुओं के लिए शोधकर्ता को समय समय पर प्रशिक्षण दिया जाए। आवश्यकता होने पर सर्वेक्षण की अवधि के बीच बीच में सुधार किया जाए, जिससे आंकड़ों की गुणवत्ता में सुधार हो। आंकड़ों पर कार्यवाही करने से पूर्व सर्वेक्षण के विविध पहलुओं से संबंधित डमी तालिकाएं बना ली जाएं, जिससे आंकड़ों का विश्लेषण एवं निष्कर्षण की प्रक्रिया आसान हो जाए। सर्वेक्षण की प्रक्रिया। आहार सर्वेक्षण की समस्त विधियों में से किसी भी एक विधि का चुनाव सर्वेक्षण के उद्देश्य, सर्वेक्षणकर्ता को उपलब्ध समय, सर्वेक्षणकर्ताओं की संख्या, सर्वेक्षण हेतु उपलब्ध सहयोग तथा सुविधा इत्यादि बिंदुओं के आधार पर करें। सर्वेक्षण अवधि निश्चित करने के पश्चात सर्वेक्षण के दौरान आहार संबंधी जानकारी प्राप्त करने के लिए लिखित प्रारूप तैयार कर लें। प्रारूप की भाषा सरलतम तथा अधिकतम लोगों के समझने लायक हो। सर्वेक्षण से पूर्व प्रारूप की आवश्यक प्रतिलिपियां तैयार करवा ली जाएं। सर्वेक्षण की तिथि, समय एवं अवधि निश्चित कर प्रारूप के उपयोग से आंकड़ों का संकलन करें। संकलित आंकड़ों को वर्गीकृत एवं सारणीकृत कर गणनाएं की जाएं तथा विविध निष्कर्ष निकाले जाएं। सर्वेक्षण हेतु आंकड़ों के संकलन के लिए प्रत्यादर्श का चयन सांख्यिकी की मदद से किया जाता है। सर्वेक्षण हेतु प्रत्यादर्श अर्थात रेस्पोंडेंट के व्यक्ति या परिवार या संस्था के रूप में जनसमूह को सुनिश्चित करने के पश्चात दैव निर्देशन विधि अर्थात रैंडम प्रणाली के द्वारा प्रत्यादर्श अर्थात रेस्पोंडेंट का चुनाव किया जाता है। आकार। सर्वेक्षण के लिए प्रत्यादर्श का आकार निर्धारित करने हेतु सर्वेक्षण के उद्देश्य, अध्ययन हेतु निश्चित जनसमूह का आकार तथा तदनुसार निर्धारित की गई सर्वेक्षण की विधि ही प्रत्यादर्श के आकार को निश्चित करती है। सर्वेक्षण कार्य अवधि में निर्धारित अवधि में अधिकतम प्रत्यादर्श का होना चाहिए, जिससे परिणाम त्रुटि रहित प्राप्त हो, कोई एरर न आए। किसी भी आहार सर्वेक्षण में कम से कम 10 व्यक्तियों या परिवारों का प्रत्यादर्श के रूप में चयन होना चाहिए। सांख्यिकी की विविध प्रक्रियाओं के लिए न्यूनतम 30 रेस्पोंडेंट्स की ज़रूरत होती है। प्रत्यादर्श के आकार की अधिकतम इकाई की कोई सीमा नहीं होती। प्रत्यादर्श जनसमूह का जितना अधिक प्रतिशत होगा उतना ही अधिक वह जनसमूह का प्रतिनिधित्व करेगा। अवधि। आहार सर्वेक्षण का उद्देश्य ही सर्वेक्षण की अवधि को निर्धारित करता है। आहार के प्रति रुचि, अरुचि, प्रवृत्तियों तथा सामाजिक सांस्कृतिक परंपराओं के लिए एक दिन की सर्वेक्षण अवधि भी पर्याप्त होती है, किंतु अनुभव के आधार पर भोजन संबंधी सर्वेक्षण हेतु 3 दिन की अवधि पर्याप्त है। भोजन संबंधी आदतें, विविध भोज्य पदार्थों के उपभोग की बारंबारता अर्थात फ्रीक्वेंसी, आहार की विविध गुणवत्ता की जांच हेतु तथा भोज्य पदार्थों की खरीद, वितरण आदि जानकारियों के लिए सर्वेक्षण की लंबी अवधि अधिकतम 7 दिन होती है।
सर्वेक्षण के दौरान किन बातों का आपको ध्यान रखना है? पहला, शिशु व छोटे बच्चों के लिए पकाए जाने वाले भोज्य पदार्थों का विवरण अलग से लिखें। दूसरा, भोज्य पदार्थ की वह मात्रा जो परिवार या संस्था के अलावा किसी अन्य जैसे कि मित्र, अतिथि, पड़ोसी, नौकर, जानवर इत्यादि के लिए प्रयुक्त की जाती है, उसे भी अलग से लिखें। घर में या घर से बाहर भोजन के अलावा खाए जाने वाले भोज्य पदार्थों का विवरण भी लिखें। घर के किसी अन्य सदस्य की भोजन के समय अगर अनुपस्थिति हो तो उसे भी नोट करें। उपवास, त्योहार, रोग की अवस्था एवं विशिष्ट अवसरों पर आयोजित भोजन व्यवस्था को सर्वेक्षण में सम्मिलित करने से पूर्व विचार अवश्य करें। आहार सर्वेक्षण का विश्लेषण एवं निष्कर्ष करने के लिए आंकड़ों को संकलित करने के पश्चात अनुसूची प्रारूपों को उपयुक्त क्रमांक देकर विविध संकलित जानकारियों का मिलान कर छँटाई की जाती है। अब इन आंकड़ों को वर्गीकृत सारणियाँ बनाई जाती है और इन सारणियों का उपयोग आंकड़ों के विश्लेषण एवं व्याख्या के लिए किया जाता है। आंकड़ों का विश्लेषण दो प्रकार से करते हैं। पहला, विवरणात्मक निष्कर्ष अर्थात डिस्क्रिप्टिव इंटरप्रिटेशन। इस प्रकार के विश्लेषण के द्वारा हमें गुणात्मक जानकारी प्राप्त होती है, जैसे सर्वेक्षण क्षेत्र की रूपरेखा, डेमोग्राफी, आधारभूत अर्थात इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाएं आदि। दूसरा, स्थान विशेष में उपलब्ध भोज्य पदार्थों के प्रकार, व्यंजन के स्वरूप, आहार से संबंधित भोज्य पदार्थों की प्राथमिकता इत्यादि। तीसरा, क्षेत्र विशेष में पोषण स्तर को प्रभावित करने वाले सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक कारक तथा परंपराएं। चौथा, क्षेत्र में चलाए जा रहे विविध पोषण एवं विकास संबंधी कार्यक्रमों की जानकारी। विश्लेषणात्मक निष्कर्ष अर्थात एनालिटिकल इंटरप्रिटेशन। इस प्रकार के विश्लेषण के द्वारा आहार के मात्रात्मक स्वरूप की जानकारी प्राप्त होती है। इस प्रक्रिया में विविध चरों को यूनिवेरिएट एवं मल्टीवेरिएट तकनीकों द्वारा मात्रात्मक रूप में व्यक्त किया जाता है। इस प्रकार के विश्लेषण के विविध सांख्यिकी विधियों जैसे कि औसत आयु, प्रतिशत एवं प्रमाप विचलन अर्थात स्टैंडर्ड डेविएशन के द्वारा भोज्य पदार्थों एवं पोषक तत्वों के अंतर्ग्रहण की विवेचना एवं व्याख्या की जाती है तथा विविध निष्कर्ष भी निकाले जाते हैं, जैसे प्रति व्यक्ति प्रतिदिन उपभोग की गई भोज्य पदार्थों की मात्रा, प्रति इकाई प्रतिदिन पोषक तत्वों के अंतर्ग्रहण की गणना करना, अंतर्ग्रहित भोज्य पदार्थों तथा पोषक तत्वों की क्रमशः संतुलित आहार एवं प्रस्तावित आहारी मात्राओं RDA से तुलना करना, विविध सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक कारकों का भोज्य पदार्थों एवं पोषक तत्वों के अंतर्ग्रहण पर प्रभाव एवं सह संबंध की व्याख्या भी की जाती है। इस प्रकार के विश्लेषण तालिकाएं ग्राफ, बार या पाई चार्ट, हिस्टोग्राम आदि के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं ताकि इन्हें आसानी से समझा जा सके। अंत में निष्कर्ष। आहार सर्वेक्षण की अच्छी से अच्छी विधि भी भोज्य एवं पोषक तत्वों के अंतर्ग्रहण के अनुमानित आंकड़े प्रदान करती है, न कि वास्तविक रूप से अवशोषित एवं उपयोग में ली गई मात्रा को। आहार सर्वेक्षण की भोजन इतिहास विधि के साथ साथ मौखिक प्रश्नावली विधि का उपयोग प्रचलित आहारीय स्थिति का काफ़ी कुछ सही चित्रण करता है। व्यक्ति विशेष एवं समुदाय के पोषण स्तर का आकलन हेतु आहारीय सर्वेक्षण के साथ में लक्षण परीक्षण एवं जैव रासायनिक परीक्षणों का उपयोग भी वांछनीय है। आहार सर्वेक्षणों के परिणामों की जब पूर्व में प्रकाशित परिणामों से समानता या असमानता के आधार पर तुलना की जाती है तो भविष्य में किए जाने वाले अध्ययनों के लिए नए रास्ते एवं क्षेत्र खुलते हैं। मुझे विश्वास है आपको आहार सर्वेक्षण का विषय अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आगे के अध्ययन सत्रों में हम लक्षण परीक्षण, जैव रासायनिक परीक्षण, भौतिक परीक्षणों के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।